हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर वैगनर ग्रुप की बगावत के बाद रशिया के इस अफसर ने अचानक अजीत डोभाल को मिला दिया फोन। जी हां दोस्तों, जिसके बाद पूरी दुनिया में मच गई खलबली। बताएंगे क्या है अभी की सबसे बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर हमारे चैनल पर। और इसी बीच आपको बताएंगे जहां एलओसी पर भारत पाकिस्तान के सैनिकों ने एक दूसरे को बांटी मिठाइयां और गिफ्ट। बताएंगे वजह और साथ ही साथ बताएंगे जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मुरीद हुए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। जी हां दोस्तों, इस मुद्दे पर जमकर कर दी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारत की तारीफ। बताएंगे क्या है वो मुद्दा, और साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां विपक्षी दलों की बैठक पर अमित शाह जी का वार। पूछा नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री चाहिए या राहुल गांधी। बताएंगे दोस्तों अमित शाह के सामने खड़ी जनता ने क्या दिया जवाब। सारी जानकारी आपको बताएंगे। पीएम किसान योजना को लेकर भी बड़ी खबरें हैं, तो सारी जानकारी बताने वाले हैं। बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अपने भारतीय सेना और भारत के संप्रभुता और अखंडता का दिल से समर्थन करते हैं, तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ, तो बात करते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां वैगनर ग्रुप की बगावत के बाद रशिया के इस अफसर ने अचानक डोभाल को मिला डाला फोन। दुनिया में मची खलबली। जी हाँ दोस्तों, रूस में वैगनर ग्रुप की बगावत के बाद पूरी दुनिया में खलबली मच गई है। इस बीच रशिया की सुरक्षा परिषद के सचिव निकोलाई पात्रुशेव ने बुधवार को भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए अजीत डोभाल से बात की। उन्होंने निकोलाई ने अजीत डोभाल को रशिया के ताजा घटनाक्रम के बारे में जानकारी दी है। भारत रशिया के दो टॉप अफसरों के बीच ऐसे समय में बातचीत हुई है जब कुछ ही दिन पहले रूस को एक प्राइवेट मिलिट्री ग्रुप वैगनर समूह के विद्रोह का सामना करना पड़ा था, लेकिन यह महज कुछ ही घंटे चला। रशिया के बयान के मुताबिक पात्रुशेव ने डोभाल से टेलीफोन पर बातचीत की और उन्हें रशिया के ताजा घटनाक्रम के बारे में बताया। बयान के मुताबिक इस दौरान द्विपक्षीय एवं बहुस्तरीय फॉर्मेट के ढांचे में सुरक्षा क्षेत्र में रशिया भारत सहयोग से जुड़े वर्तमान मुद्दों और इसे गहरा बनाने की संभावनाओं के बारे में चर्चा हुई है। इसके अलावा एन पात्रुशेव ने अजीत डोभाल को रशिया के ताजा घटनाक्रम के बारे में बताया है। वार्ताकारों ने गोपनीय वार्ता जारी रखने पर सहमति जताई। गौरतलब है कि येवगेनी प्रिगोजिन की अगुवाई वाले वैगनर ग्रुप ने पिछले शनिवार को विद्रोह कर रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को चुनौती पेश की थी। ऐसे में दोस्तों उन्होंने फोन करके एनएसए अजीत डोभाल को पूरी जानकारी दी है। दोस्तों ऐसे में पूरे दुनिया में इस बात को लेकर खलबली मच गई है कि आखिर रशिया ने एनएसए अजीत डोभाल को फोन किया ही क्यों, वो भी इस मुद्दे पर जानकारी देने के लिए। क्या कोई भारत से रशिया की डिमांड है? सबसे बड़ा सवाल दोस्तों लोगों के मन में यही है कि क्या रशिया भारत से कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है इस मुद्दे पर जो भारत को फोन मिलाया गया है। ऐसे में दोस्तों पूरे विश्व में खलबली मची हुई है। इस पर आपकी अब जो भी राय हो कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। डोभाल को पात्रुशेव के द्वारा जो फोन किया गया है दोस्तों, इसको आप किस नजरिए से देखना चाहते हैं बताना मत भूलेगा। साथ ही साथ अगली खबर की बात करें, जहां एलओसी पर भारत पाकिस्तान के सैनिकों ने भेंट की एक दूसरे को मिठाइयां और गिफ्ट। जी हाँ दोस्तों, जम्मू में गुरुवार यानी 29 जून को हर्षोल्लास के साथ ईद उल अजहा की नमाज अदा की गई। देश की शांति और समृद्धि के लिए नमाज अदा करने के लिए बड़ी संख्या में लोग मस्जिदों में एकत्र हुए। पुंछ में भारत और पाकिस्तान के सैनिकों ने एक दूसरे को मिठाइयों और उपहारों का आदान प्रदान करके ईद मनाई। ईद उल अजहा को बलिदान के त्योहार के रूप में भी जाना जाता है। ये दुनिया भर के मुसलमानों के बीच महत्वपूर्ण धार्मिक व सांस्कृतिक महत्व रखता है। वहीं जम्मू में ईदगाह और मक्का मस्जिद में सैकड़ों लोगों ने एक साथ नमाज ईद अदा की। जम्मू में नमाज अदा करने के लिए लोग सबसे बड़ी तादाद में यहीं इकट्ठा होते हैं। ईदगाह में नमाज के बाद भाईचारे की अद्भुत भावना देखने को मिलती है। सद्भावना दिखाते हुए भारतीय सेना की सरला बटालियन ने ईद उल अजहा की पूर्व संध्या पर पाकिस्तानी सेना 20 पीओके को मिठाई का एक पैकेट भेंट किया। पाकिस्तानी सेना ने बदले में अपने भारतीय समकक्षों को ईद मुबारक की हार्दिक शुभकामनाएं दी और राहे मिलन में उन्हें मिठाई का एक पैकेट भी भेंट किया। वहीं बांग्लादेश बॉर्डर पर भी भारत बांग्लादेश के जवानों ने एक दूसरे को मिठाइयां गिफ्ट की। जी हाँ दोस्तों, मिठाई के अलावा भी चीजें गिफ्ट की गई है। बहरहाल इस पर आपकी जो भी राय हो कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। हम आशा करते हैं कि इन गिफ्ट के साथ पाकिस्तान को थोड़ी बहुत अकल जरूर आ जाएगी। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां प्रधानमंत्री मोदी जी के मुरीद हुए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन मेक इन इंडिया की जमकर की तारीफ। जी हाँ, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दोस्त बताते हुए जमकर तारीफ की। उन्होंने भारत के मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को भी जमकर सराहा है। रशिया में आयोजित एक आर्थिक
सम्मेलन में बोलते हुए पुतिन ने कहा कि हमारे दोस्त भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ साल पहले मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट को लॉन्च किया था। उन्होंने इससे कुछ बहुत शक्तिशाली परिणाम प्राप्त किए। पुतिन ने यूक्रेन युद्ध के कारण रशिया पर लगे प्रतिबंधों पर बोलते हुए कहा कि इसका कोई भी असर रूसी बाजार पर नहीं हुआ है। पुतिन ने कहा कि भारत में हमारे दोस्त प्रधानमंत्री मोदी जी ने कुछ साल पहले एक कॉन्सेप्ट लेकर आए। उन्होंने मेक इन इंडिया को पेश किया और आप जानते हैं कि मेक इन इंडिया का भारत की अर्थव्यवस्था के लिए वास्तव में बहुत लाभकारी साबित हुई। पुतिन ने कहा कि जो आविष्कार किया गया है उसकी कॉपी करने में कोई पाप नहीं है, चाहे वो हमने नहीं बल्कि हमारे दोस्त ने किया हो। ये बहुत अच्छी तरह से काम करता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये मेक इन इंडिया वाला कॉन्सेप्ट वाकई में सराहना के लायक है दोस्तों, तो कमेंट में मोदी है तो मुमकिन है कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलते अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां नवाज शरीफ के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी प्रधानमंत्री शहबाज की पार्टी। कहा कि महज 2.5 घंटे दूर है पाकिस्तान से। आपको बता दें, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज यानी PMLN के एक वरिष्ठ नेता ने आम चुनाव से पहले पूर्व प्रधानमंत्री और पार्टी सुप्रीमो नवाज शरीफ की वापसी का संकेत दिया। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ पहले लंदन में पाकिस्तान से 8 घंटे दूर थे और अब दुबई में बस 2.5 घंटे ही दूर हैं। PMLN प्रमुख नवाज शरीफ और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के सह अध्यक्ष आसिफ अली जरदारी के बीच आगामी चुनावी गठजोड़ पर सहमति के लिए दुबई में हाल में हुई बैठक का जिक्र करते हुए वरिष्ठ PML नेता और संघीय मंत्री मियां जावेद लतीफ ने कहा कि जब नवाज शरीफ लौटेंगे तब समृद्धि लौटेगी। जी हां, लतीफ ने शरीफ और जरदारी के बीच मुलाकात के बारे में कहा कि नवाज पहले पाकिस्तान से 8 घंटे दूर थे और अब वो बस 2.5 घंटे ही दूर हैं। वो आगामी चुनाव के लिए PMLN के गठबंधन के बारे में फैसला करेंगे। दोस्तों आपको बता दें, नवाज शरीफ का पाकिस्तान लौटने का रास्ता पूर्ण रूप से पाकिस्तानी शहबाज शरीफ ने साफ कर दिया है और इमरान खान की पार्टी को भी पूर्ण रूप से खल्लास कर दिया है। दोस्तों अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या नवाज शरीफ फिर से बन जाएंगे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, क्योंकि दोस्तों उनके भाई लोग सपोर्ट में हैं, तो कुछ भी हो सकता है। जब सरकार ही प्रॉक्सी की है तो प्रॉक्सी लगना तो मुमकिन है। चलते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर की तरफ, लेकिन आप सभी से रिक्वेस्ट है दोस्तों, आज जितना ज्यादा उसके वीडियो को शेयर कर दीजिएगा व्हाट्सएप फेसबुक पर, ताकि हर कोई पाकिस्तान और चाइना की इन चालों को समझ सके। चलते अगली खबर की तरफ, जहां ईद पर मस्जिद के सामने जलाई गई कुरान। 57 मुस्लिम देशों के संगठन OIC ने दे दी इस पर कड़ी प्रतिक्रिया। इतना ही नहीं, पुतिन ने भी क्या जवाब दिया दोस्तों वो भी आपको बताएंगे। पहले बता दें कि स्वीडन में बकरीद के मौके पर कुरान जलाए जाने को लेकर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। स्वीडन के इस कदम पर एक तरफ जहां 10 से ज्यादा मुस्लिम बहुल देशों ने कड़ी प्रतिक्रिया जताई है, तो वहीं इस्लामिक देशों के संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन यानी OIC ने भी इस पर कड़ी निंदा की है। OIC ने बयान जारी करते हुए कहा है कि घृणित कृत्य पवित्र कुरान और अन्य इस्लामी मूल्यों, प्रतीकों और उसकी पवित्रता का उल्लंघन करने का प्रयास है। स्वीडन में बुधवार को स्टॉकहोम सेंट्रल मस्जिद के सामने सलमान मोमिका नाम के शख्स ने कुरान जलाकर प्रदर्शन किया था। 37 वर्षीय मोमिका ने लगभग 200 लोगों की मौजूदगी में कुरान जलाई। इसमें से कई लोग कुरान जलाए जाने का समर्थन कर रहे थे। वर्षों पहले मोमिका इराक से भागकर स्वीडन आया था। मोमिका को कुरान जलाकर विरोध प्रदर्शन करने की अनुमति स्वीडन के अधिकारियों ने ही दी थी। अधिकारियों से अनुमति मिलने के बाद मोमिका ने बुधवार को कुरान जलाई थी। जी हां दोस्तों, इस्लामिक सहयोग संगठन ने गुरुवार को बयान जारी करते हुए कहा कि स्वीडन के स्टॉकहोम सेंट्रल मस्जिद के सामने एक चरमपंथी ने पवित्र कुरान जलाई है और OIC इस घृणित कृत्य की कड़ी निंदा करता है। कुरान जलाए जाने की घटना के विरोध में मोरक्को ने भी स्वीडन से अपने राजदूत को अनिश्चितकाल के लिए वापस बुला लिया है। दोस्तों इतना ही नहीं, व्लादिमीर पुतिन ने भी इस मुद्दे पर अपना बयान दिया है। दोस्तों स्वीडन में कुरान जलाने पर गुस्से से लाल हुए पुतिन मस्जिद में जाकर कहा, अगर ये रशिया में हुआ होता तो इसके लिए इतनी कड़ी सजा दी जाती कि वो सोचता। जी हाँ दोस्तों, व्लादिमीर पुतिन ने नाराजगी जताते हुए कहा कि पवित्र कुरान के अपमान को कुछ देशों में अपराध के रूप में नहीं देखा जाता है, लेकिन रशिया में इसके लिए दंड का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि हमारे देश में ये संविधान और दंड संहिता दोनों के अनुसार एक अपराध है। ऐसा अपराध अगर रशिया में हुआ होता तो दोषी की निश्चित रूप से दंडित किया जाता। पुतिन ने यह बयान रूसी संघ के दागिस्तान स्वायत्त गणराज्य में डरबेट की अपनी यात्रा के दौरान दिया। इस यात्रा में उन्होंने डरबेट की ऐतिहासिक मस्जिद का दौरा भी किया और दागिस्तान की मुस्लिम नेताओं से मुलाकात भी की। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें, जहाँ पर अभी तय नहीं हुई है अमेरिकी ड्रोनों की कीमत, डील में बाधा डाल सकते हैं दुश्मन, बातचीत को तैयार है अपना भारत। जी हाँ, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वॉशिंगटन की उच्च स्तरीय यात्रा के दौरान भारत और अमेरिका ने ड्रोन खरीद समझौते को मंजूरी दी थी। अब भारत का कहना है कि वो MQ-9B हेल ड्रोन के अधिग्रहण पर अमेरिका के साथ गहन बातचीत करने के लिए भी तैयार है। भारत विदेशी सैन्य बिक्री प्रक्रिया के माध्यम से ड्रोन खरीद में प्रति
प्रतिस्पर्धी सौदे की मांग कर रहा है। रक्षा मंत्रालय के सूत्रों ने गुरुवार को यह जानकारी दी है। MQ-9B हेल ड्रोन को प्रीडेटर ड्रोन के नाम से भी जाना जाता है। भारत ने जनरल एटॉमिक्स से सशस्त्र MQ-9B सी गार्जियन ड्रोन खरीदने के अपने इरादे की घोषणा की है और ये उन्नत प्रौद्योगिकी भारत की खुफिया निगरानी और टोही क्षमताओं को बढ़ाएगी। इसके अलावा चाइना ने सोमवार को कहा कि देशों के बीच सहयोग से न तो क्षेत्रीय शांति और स्थिरता को कमजोर किया जाना चाहिए और न ही किसी तीसरे पक्ष को निशाना बनाया जाना चाहिए। चीन की यह प्रतिक्रिया भारत और अमेरिका के बीच हाल ही में हुए विभिन्न रक्षा और वाणिज्यिक समझौतों के परिप्रेक्ष्य में आया है। इन समझौतों में लड़ाकू विमानों के लिए F-414 जेट इंजनों का संयुक्त उत्पादन एवं सशस्त्र ड्रोन की खरीद शामिल है। दोस्तों आपको बता दें, इतना ही नहीं, इस पर पाकिस्तान ने भी जो बाइडेन सरकार को, जो बाइडेन प्रशासन को गीदड़ भभकी दी है। दोस्तों भारत अमेरिका के इस हथियार डील से बौखला चुका है पाकिस्तान। आपको बता दें, हैरानी इस बात पर है कि उसने अमेरिका और भारत का मुकाबला कैसे किया जाए इस तरीकों को तलाशना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान का कहना है कि भारत और अमेरिका के बीच होने वाले ये रक्षा सौदे और आपसी सहयोग उसकी सुरक्षा के लिए खतरा है। आधिकारिक सूत्रों के हवाले से अखबार एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने लिखा है कि अमेरिका को राजनयिक चैनलों के जरिए बता दिया गया है कि पाकिस्तान की चिंताओं को भी ध्यान में रखा जाए। उसका कहना है कि अगर इन चिंताओं को नजरअंदाज करके भारत को एडवांस्ड मिलिट्री हार्डवेयर टेक्नोलॉजी मिली तो इससे दक्षिण एशियाई क्षेत्र में रणनीतिक अस्थिरता बढ़ेगी और पारंपरिक संतुलन कमजोर होगा। बहरहाल दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि भारत को यह प्रीडेटर ड्रोन और तेजस के भारत में बनने वाले इंजन की डील वास्तव में होनी चाहिए दोस्तों, और जल्द से जल्द होनी चाहिए, तो कमेंट में इस पर अपनी राय अवश्य दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि दुश्मन देश डरे हुए हैं तो भारत को हासिल करना तो ये चीजें बनती हैं। चलते अगली खबर की तरफ, जहां UNSC की रिपोर्ट से हटाया गया भारत का नाम। हथियार बंद संघर्ष का बच्चों पर अब प्रभाव नहीं। आपको बता दें, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने अपनी हथियार बंद संघर्ष का बच्चों पर प्रभाव रिपोर्ट से भारत का नाम हटा दिया है। एंटोनियो गुटेरेस का कहना है कि भारत ने इस दिशा में कई कदम उठाए हैं जिसके बाद वहां हालात सुधरे हैं। बीते साल ही एंटोनियो गुटेरेस ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि भारत सरकार और उनके विशेष प्रतिनिधि बातचीत कर रहे हैं और हो सकता है कि रिपोर्ट से भारत का नाम हट जाए। हथियार बंद संघर्ष का बच्चों पर प्रभाव पर साल 2023 की अपनी रिपोर्ट से गुटेरेस ने लिखा है कि भारत सरकार ने बच्चों की सुरक्षा को लेकर कई अहम कदम उठाए हैं जिसके चलते 2023 की रिपोर्ट में भारत का नाम हटा दिया गया है। दोस्तों भारत को तगड़ी वाली राहत मिली है। अगली खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर पुतिन के लिए यूक्रेन में नहीं लड़ेगी भाड़े की सेना, वैगनर ग्रुप ने ठुकराया रूसी कॉन्ट्रैक्ट। बता दें, यूक्रेन युद्ध के बीच रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को बड़ा तगड़ा झटका लगा है। रूसी सैन्य नेतृत्व के खिलाफ असफल विद्रोह छेड़ने वाले वैगनर ग्रुप ने यूक्रेन में लड़ने से इनकार ही कर दिया। भाड़े की सेना के ग्रुप वैगनर का प्रमुख येवगेनी प्रिगोजिन अब रशिया के लिए लड़ने का इच्छुक नहीं है। एक वरिष्ठ रूसी सांसद ने गुरुवार को इसकी जानकारी दी। रूसी सांसद ने कहा है कि वैगनर ग्रुप के प्रमुख येवगेनी प्रिगोजिन ने रशिया सेना के साथ नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से इनकार कर दिया है। दरअसल रूस चाहता था कि नए कॉन्ट्रैक्ट के तहत वैगनर ग्रुप उसके रक्षा मंत्रालय के अधीन काम करे। अब प्रिगोजिन ने अपने भाड़े के सैनिकों को रक्षा मंत्रालय के अधीन लाने के लिए नए कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर करने से इनकार ही कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ अगली खबर आपको बता दें, जहां रक्षा और सुरक्षा की नींव पर आगे बढ़ रही है भारत फिलीपींस की दोस्ती। जयशंकर जी के बयान से चीन को बड़ी चिंता। जी हाँ, भारत और फिलीपींस की दोस्ती अब रक्षा और सुरक्षा की नींव पर आगे बढ़ रही है। दोनों देश मिलकर आतंकवाद और समुद्री चुनौतियों का सामना करने का संकल्प ले चुके हैं। इससे चीन के खेमे में चिंता छाने लगी है। दरअसल हिंद प्रशांत महासागर व दक्षिण चीन सागर में चीन, फिलीपींस, वियतनाम, ब्रुनेई व ताइवान जैसे देशों पर धमक जताता रहा है, मगर अब इन देशों को भारत का साथ मिल गया है। इससे वियतनाम और फिलीपींस जैसे देशों के हौसले भी बुलंद हो गए हैं। अब ये सभी देश भारत के सहयोग से चाइना को सबक सिखाने के लिए तत्पर हैं। भारत और फिलीपीन ने बृहस्पतिवार को रक्षा, नौवहन सुरक्षा, आतंकवाद से मुकाबला, आर्थिक संबंधों, कारोबार, कृषि, निवेश और अंतरिक्ष सहयोग सहित विविध विषयों पर विस्तृत चर्चाएं की हैं। हिंद प्रशांत क्षेत्र के देशों के रूप में महत्वपूर्ण मुद्दों पर समान विचारों की जरूरत पर बल दिया। विदेश मंत्री जयशंकर जी और फिलीपींस के विदेश मंत्री एनरिके मनालो ने कल यहाँ द्विपक्षीय सहयोग पर भारत फिलीपींस संयुक्त आयोग की 5वीं बैठक की सह अध्यक्षता की। मनालो भारत की 4 दिवसीय यात्रा पर आए हुए हैं। साथ ही साथ अगली खबर बता दें आपको, जहां भारत संग मिलकर चाइना की कब्र खोदने की तैयारी में है। अमेरिका दक्षिण चीन सागर में मांगा 7 घर में घिरेगा अब ड्रैगन। जी हाँ दोस्तों, ताइवान और पड़ोसी देशों को डरा रहे चाइना की बढ़ती दादागिरी पर अमेरिका करारा प्रहार करने की तैयारी कर रहा है। अमेरिका न केवल अब फिलीपींस के अंदर नए सैन्य अड्डे बना रहा है, बल्कि ताइवान को लगातार घातक हथियारों की आपूर्ति कर रहा है। अब अमेरिका ने दक्षिण चीन सागर में चाइना पर लगाम लगा
लगाने के लिए भारत के साथ मजबूत साझेदारी करने की इच्छा जताई है। इससे पहले चीन ने अमेरिका के साथ सैन्य स्तर पर फिर से सीधे संपर्क को शुरू करने को खारिज कर दिया था। चीन और अमेरिका के बीच तनाव अपने चरम पर है और अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन की यात्रा के बाद भी ये कम नहीं हुआ है। बुधवार को पूर्वी एशिया के लिए अमेरिका के वरिष्ठ राजनयिक ने कहा है कि अमेरिका भारत के साथ दक्षिण चीन सागर में अपना सहयोग बढ़ाएगा। दक्षिण चीन सागर में चाइना का कई देशों के साथ सीमाई विवाद है और ड्रैगन ताइवान पर अपना दावा भी करता है। दक्षिण चीन सागर दुनिया का वो स्थान है जो सामरिक लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से हर साल $3 ट्रिलियन का जहाजों के जरिए व्यापार होता है। चीन व्यावहारिक रूप से दावा करता है कि ये पूरा समुद्री इलाका उसका है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। इतना ही नहीं दोस्तों, चीन के पनडुब्बियों का शिकार करेगा अमेरिका 30,000 फीट की ऊंचाई से। जी हाँ, बना रहा है उड़ने वाला टॉरपीडो। जी हाँ, अमेरिका ने चीनी पनडुब्बियों को शिकार बनाने के लिए नए हथियार को विकसित किया है। इस हथियार को अमेरिकी हथियार निर्माता कंपनी बोइंग डिफेंस बनाएगी। बोइंग ने बताया कि ये वो जल्द ही अमेरिकी नौसेना के मार्क 54 यानी MK-54 टॉरपीडो के लिए लॉन्च किट विकसित करेगा। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ एक और खबर आपको बता दें, जहां कौन है सुनीता विश्वनाथ जिनके साथ राहुल गांधी की तस्वीर आने से उठ गया विवाद। पाकिस्तानी कनेक्शन भी आया सामने। आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने बुधवार को सुनीता विश्वनाथ के साथ कांग्रेसी नेता राहुल गांधी की एक तस्वीर दिखाई और कहा कि केवल राहुल गांधी ही बता सकते हैं कि वो इस महिला से क्यों मिले और मुलाकात में क्या हुआ। सुनीता विश्वनाथ को जॉर्ज सोरोस से जोड़ते हुए स्मृति ईरानी ने कहा कि हर भारतीय जॉर्ज सोरोस की मंशा से वाकिफ है, फिर राहुल गांधी अमेरिका में जॉर्ज सोरोस के सहयोगी से क्यों मिले। ऐसे में जिनको नहीं पता दोस्तों, उनके मन में सवाल जरूर होगा कि कौन है सुनीता विश्वनाथ। तो आपको बता दें, सुनीता विश्वनाथ हिंदू फॉर ह्यूमन राइट्स की सह संस्थापक हैं। ये एक अमेरिका आधारित संगठन है। सुनीता विश्वनाथ अफगान वीमेन फॉरवर्ड की सी संस्थापक भी हैं। सुनीता विश्वनाथ 2020 में तब विवाद के केंद्र में थी जब उन्हें कोलंबिया विश्वविद्यालय का रिलीजियस लाइफ एडवाइजर बनाया गया था। सुनीता विश्वनाथ की पहली शादी लेखक सेकेतु मेहता से हुई थी। उसकी दूसरी शादी स्टीफन शॉ से हुई थी। सोशल मीडिया पर सुनीता विश्वनाथ पर सोरोस प्रॉक्सी होने का आरोप लगाया गया है। आरोप लगाया गया है कि अफगान महिलाओं के लिए उनके संगठन को जॉर्ज सोरोस से धन मिलता था। दरअसल सुनीता विश्वनाथ अक्सर हिंदू देवी देवताओं पर सवाल उठाती रहती हैं। कुछ समय पहले उन्होंने माँ काली वेब सीरीज की निर्माता के पक्ष में हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ आपत्तिजनक बातें की थी। साथ ही साथ पाकिस्तानी कनेक्शन भी आ रहा है सुनीता विश्वनाथ का, जहां इंडियन अमेरिका मुस्लिम काउंसिल यानी IAMC जैसे कट्टर संगठन से भी वो जुड़ी हुई है। और खबरों के अनुसार इस संगठन का पश्चिम में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के साथ संबंध है। इसीलिए सुनीता विश्वनाथ पर सवाल उठते दिखाई दे रहे हैं कि राहुल गांधी आखिर जॉर्ज सोरोस से क्यों मिले। बहरहाल दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं इस पर राहुल गांधी को जवाब देना चाहिए तो अपनी राय अवश्य दीजिएगा। अगली खबर की बात करें, जहां विपक्षी दलों की बैठक पर अमित शाह का वार, कहा नरेंद्र मोदी PM चाहिए या राहुल गांधी, और नीतीश कुमार को भी लेकर दिया बयान। बता दें, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार के दौरे पर है। उन्होंने गुरुवार यानी 29 जून को लखीसराय में जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और विपक्षी एकता की हो रही कोशिशों पर हमला करते हुए लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनने की अपील की है। बीजेपी नेता अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस अजीब प्रकार की पार्टी है। राजनीति में किसी नेता को पहली बार लॉन्च किया जाता है। हम ऐसी पार्टी है जहां के नेता को जनता लॉन्च करती है, लेकिन कांग्रेस 20 साल से राहुल गांधी को लॉन्च कर रही है। पटना में कांग्रेस ने राहुल गांधी को लॉन्च करने का विफल प्रयास किया। उन्होंने इस दौरान जनता से सवाल भी किया कि आप नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी में से किसे PM चुनना चाहते हैं। इस पर जनसभा में मौजूद लोगों ने कहा नरेंद्र मोदी जी को। अमित शाह ने सवाल करते हुए कहा कि CM नीतीश कुमार से सवाल है कि उन्होंने क्या किया है जो नेता हर बार घर बदले, क्या उन पर विश्वास कर सकते हैं। उनको भी मालूम है, इस कारण कांग्रेस के घर पर जाकर PM बनने के लिए बैठे हैं। लेकिन नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नहीं बनना, वो पूर्व CM लालू यादव को मूर्ख बना रहे हैं। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप समय सवाल पूछे जो अमित शाह ने पूछा कि भारत का अगला प्रधानमंत्री किसको बनाना चाहिए, PM नरेंद्र मोदी जी को ही या फिर राहुल गांधी को, आप लोग क्या जवाब देंगे दोस्तों? भारी मात्रा में कमेंट करिएगा, हम आपके एक एक कमेंट को पढ़ेंगे। अगली खबर की बात करते हैं, जहां संसद का गणित मुस्लिमों की स्ट्रेटजी और केजरीवाल का समर्थन। UCC यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड समान नागरिक संहिता से मोदी सरकार ने बहुत बड़ी चाल चल दी। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने समान नागरिक संहिता यानी UCC पर अपना रुख साफ कर दिया। इसके लिए उन्होंने पैरवी कर दी है। इसके बाद अटकलें तेज हैं। कहा यह जा रहा है कि बीजेपी 2024 के आम चुनाव को ध्यान में रखकर इसको लागू करने के लिए कानून लाने की कोशिश करेगी। इस तरह की खबरें हैं कि मुस्लिम नेता और संगठन सार्वजनिक रूप से UCC का विरोध करने के मूड में नहीं है। उन्हें लगता है कि इसके चलते बीजेपी को आगामी विधानसभा चुनावों के साथ
अगले लोकसभा चुनाव में फायदा हो सकता है। यही कारण है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने फैसला लिया है कि वो जल्द ही लॉ कमीशन को एक मसौदा दस्तावेज पेश करेगा। इसमें एक और बड़े सवाल के जवाब की तलाश है, वो ये तय है कि क्या सत्तारूढ़ दल के पास संसद के माध्यम से कानून पारित करने के लिए आवश्यक संख्या है। लोकसभा में तो बीजेपी के पास संख्या बल है, लेकिन राज्यसभा का क्या। दोस्तों यूसीसी को लेकर पूरा माहौल बन चुका है, खास तौर से तब जब पीएम मोदी ने इसकी वकालत कर दी। उन्होंने कहा है कि दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चलेगा। स्पीच आम आदमी पार्टी ने भी यूसीसी को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। हालांकि उसने कहा है कि इससे लिए सभी हितधारकों से राय मशविरा लिया जाना चाहिए। ऐसे में दोस्तों राज्यसभा में पेच भी फंस सकता है। आपको बता दें उच्च सदन यानी राज्यसभा में फिलहाल 237 सदस्य हैं, 8 सीटें खाली हैं। रिक्त सीटों में 2 मनोनीत सदस्य शामिल हैं। इस तरह बहुमत का आंकड़ा अब 119 है। बीजेपी के पास 92 सांसद हैं, यानी 92 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। उसकी सहयोगी अन्ना द्रमुक के पास 4 और उसका समर्थन करने वाले 7 अन्य छोटे दलों के पास एक सांसद है। टोटल 103 बैठता है। अब इसमें एक स्वतंत्र सांसद और 5 मनोनीत सदस्यों का समर्थन जोड़े तो भी बीजेपी बहुमत के आंकड़े से 10 कम है। नवीन पटनायक के नेतृत्व वाले बीजू जनता दल के 9 सांसदों के साथ भी बीजेपी अंतिम रेखा को पार नहीं करेगी। बीजेडी ने संकेत दिया है कि वो इस तरह के विधेयक का समर्थन कर सकती है। कई मौकों पर सत्तारूढ़ पार्टी का समर्थन करने वाली जगन मोहन रेड्डी की वाहियात कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि वो समान नागरिक संहिता का समर्थन नहीं करेगी। बहरहाल दोस्तों इस पर आपके क्या राय होने वाली है, कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। आखिर कैसे राज्यसभा में ये मनोनीत हो पाएगा। दोस्तों आप लोग क्या कहते हैं, अपनी राय अवश्य दीजिएगा। लेकिन यूसीसी लागू होना चाहिए या नहीं, इसका जवाब जरूर दीजिएगा। अगली खबर की बात करते हैं, जहां बिहार में बन रहा है दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर, 270 फीट होगा ऊंचा। कब कर सकेंगे दर्शन, आपको बता दें अयोध्या से जनकपुर तक बन रहे राम जानकी मार्ग पर पूर्वी चंपारण जिले के केसरिया चकिया पथ पर स्थित कैथलविया बहुआरा में विराट रामायण मंदिर का निर्माण में तेजी आ गई है। अभी मंदिर की नींव यानी पिलर का काम चल रहा है। मंदिर फाउंडेशन के निर्माण में 3201 पिलर तैयार करना है। बता दें कि 2025 तक इस मंदिर का पूरा निर्माण हो जाएगा। ऐसे में कमेंट में जय श्री राम लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलते हैं एक और खबर और अंतिम खबर की तरफ, जहां पीएम किसान की 14वीं किस्त से पहले हो गया बहुत बड़ा बदलाव। अब किसानों को करना पड़ेगा ये काम। जी हां, देश के करोड़ों किसानों के लिए बड़ी खबर। अगर आप भी पीएम किसान योजना का फायदा लेते हैं तो अब सरकार ने 14वीं किस्त से पहले इस योजना में बड़ा बदलाव कर दिया है। पीएम किसान के लाभार्थियों को इन बदलावों के बारे में जान लेना जरूरी है। इस समय देश भर के किसान 14वीं किस्त के 2000 रुपए का इंतजार कर रहे हैं। पीएम किसान योजना की अगली किस्त जुलाई महीने में किसानों के खाते में ट्रांसफर की जाएगी। फिलहाल तारीख का अभी तक कोई ऑफिशियल ऐलान नहीं किया गया है। प्रधानमंत्री किसान योजना के पीएम किसान पोर्टल पर नई सुविधा शुरू हुई है। गुरुवार को पोर्टल पर फेस ऑथेंटिकेशन की सुविधा शुरू कर दी गई है। इससे पंजीकृत किसान वन टाइम पासवर्ड या फिर फिंगरप्रिंट की जगह सिर्फ चेहरे से ई-केवाईसी कर सकेंगे। यानी अब पीएम किसान ई-केवाईसी करना बेहद आसान हो गया है। पहले जाना होता था सीएससी सेंटर, अब ऑनलाइन ही ये सारे सिस्टम हो गए हैं। दोस्तों बहरहाल ये थे अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी, आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में रिश्तेदारों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। और यहाँ